आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या ईरान खत्म हो जाएगा? क्या ईरान धरती के अंदर समा जाएगा? हम बात करेंगे ईरान की, इराक की, सॉरी आई एम रियली सॉरी, इराक की, ईरान कह रहा हूं, इराक। आजकल ईरान काफ़ी ज़्यादा चल रहा है ना, इसराइल से झगड़ा। तो इराक जहाँ से सद्दाम हुसैन आता है, उसकी बायोग्राफी मैंने कवर किया है। इराक जिसकी कैपिटल है बगदाद, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन यहीं से आई थी। और आज ये देश इट्स इन रुइंस, बर्बाद हो चुका है ये देश, आतंकवाद की चपेट में है ये देश। बहुत ही दुख होता है। सद्दाम हुसैन की कहानी कमाल, लेकिन उससे भी खतरनाक उसका अंत। तो आप देखिएगा किस तरीके से सद्दाम हुसैन ने क्रूरता की सारी हदें पार की थी। अब इराक को क्या भगवान की सजा देगा? लोग यहाँ के अच्छे हैं, ईरान के लोग मेहमान नवाजी में काफ़ी बढ़िया हैं। ईरान, सीरिया, इराक बहुत अच्छे लोग हैं, है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद किस्मत उनका साथ नहीं दे रही। लेकिन अभी घबराने वाली बात नहीं है, बहुत टाइम बाद ऐसा होगा। अब ये जीएस पेपर 1 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं। ज्योग्राफी का कल हमने ओरिएंटेशन क्लास भी ली थी, क्लासेस चल रही हैं। सो समाधान बैच ज्वाइन करें। ये क्रैश कोर्स प्लस आपका मेंटोरशिप प्रोग्राम है। तो क्रैश कोर्स में हम ये 100 डेज का प्रोग्राम है, जिसमें 56 दिन हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपनी तैयारी सशक्त करें, ठीक है ना। हम आपको ये बताएंगे कि हाई प्रोबेबल टॉपिक्स जो इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछेंगे, और एक बार प्रीलिम्स आपका क्लियर हुआ तो मेंस और इंटरव्यू हमारी तरफ से फ्री है। फिर उसके बाद 28 दिनों तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आखिरी में रिवीजन प्लस सीसैट, और आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। और गूगल मीट 1-to-1 मेंटोर, कभी भी आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए कोर्स को अवेल करिए, मात्र 1000 रुपए का। मेंटोरशिप काफ़ी महंगे होते हैं। तो ये ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं। आप ऐसे मत समझिएगा कोई हमला कर देगा तो इराक खत्म हो जाएगा। देखिए, हम सबको पता है ना कि पूरी दुनिया टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी है। अब ये रिसर्च इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ये बताया जा सकेगा कि क्या भूकंप को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। देखिए, अगर हम इराक की ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पे मैप, शायद दिखता हूँ मैं, मैप लगाया है कि नहीं, मैप, हाँ मैप लगाया तो है, गुड, ठीक है ना। तो एक बार हम मैप पे ज़रा नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद आप थोड़ा सा और अच्छे से, अरे मेरे भाई आगे और आगे, ओ नो, मुझे लगता है मैप शायद कोई स्लाइड में प्रॉब्लम आ गई। चलिए आप यहीं पे ही देख लीजिए। तो अगर इराक की हम बात करते हैं तो आप ये देखिए कि इराक की कोस्ट लाइन बहुत कम है, ज़्यादा कोस्ट लाइन नहीं है इसकी, सिर्फ लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है। इराक का आधे से ज़्यादा एरिया, 40% एरिया जो है ना वो डेजर्ट में आता है, और 30% माउंटेन्स। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। मैं अभी जैसलमेर गया था तो दोपहर में गर्मी हो रही थी, रात में इसी कड़कड़ाते वाली ठंड, क्योंकि भाई वो जितनी हीट एब्जॉर्व करेगा उतनी तगड़े से रेडिएट भी करेगा। डेजर्ट की खासियत होती है ना। तो यहाँ पे गर्मी भी पड़ेगी, सर्दियाँ भी पड़ेगी, और ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है इराक की, क्योंकि कंडीशंस इतनी खास नहीं रहने के लिए। लेकिन टिग्रिस और यूफ्रेट्स, ये 2 महान नदियाँ यहाँ से निकलती है, और इन्हीं के ही बीच में आपको एलुवियल सॉइल यानी कि फर्टाइल रीजन मिलेगा। तो इसीलिए इराक सस्टेन किया हुआ है, सर्वाइव किया हुआ है। नदी के बगल में ही मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का उदय हुआ था। ढेरों माउंटेन्स मिलेगी आपको, जैग्रोस माउंटेन्स, ठीक है ना। देयर आर मेनी माउंटेन्स जिसको सराउंड करती है। अगर हम देशों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ईस्ट में आपको ईरान मिल जाएगा, है ना। जब आप जाएंगे इधर साउथ में जाएंगे थोड़ा सा इधर तो आपको सऊदी अरेबिया मिल जाएगा, है ना। वेस्ट में आपको सीरिया मिल जाएगा, ऊपर जाएंगे तो टर्की मिल जाएगा। तो ये बॉर्डर एरियाज हैं इराक के। अब क्या दिक्कत आई है? दिक्कत ये आई है कि एक स्टडी पब्लिश की है यहाँ पे। तो स्टडी पूरी कंडक्ट करवाएगी प्रॉपर तरीके से रेनास कोशनोव, जो कि एमआईटी, सबका ड्रीम होता है ना सारे साइंस स्टूडेंट का कि एमआईटी जाना, हा मजा ही आ जाएगी गुरु। इन्होंने सॉलिड अर्थ इसमें अपनी स्टडी को पब्लिश किया है। अब इसमें बताया है कि जो नॉर्दर्न इराक है, जो नॉर्थ वाला पार्ट है ना, वो धंसता जा रहा है। स्पेशली जो जैग्रोस माउंटेन का पार्ट है वो धीमे धीमे धंसता जा रहा है, धरती में समाता जा रहा है। अब ये पूरी की पूरी धरती है, ये पूरा एरिया जो है वो 66 मिलियन ईयर्स यानी कि लगभग 6.5 करोड़ साल पुराना है। तो पूरी धरती है, धरती के पास है कोर, है ना, कोर है, उसके ऊपर है आपका मैंटल, ठीक है। तो पूरा मैग्मा चलता चला जा रहा है, फिर क्रस्ट। तो ज्योग्राफी वही बता रहा ना कि बहुत अच्छे से समझाई भी, एनसीईआरटी मैंने पूरी पढ़ाई है। तो अब क्यों ऐसा हो रहा है? ड्यू टू सिंकिंग ओशियनिक स्लैब। देखिए ध्यान से समझिए कि प्लेटें आपस में टकराती हैं, दूर जाती हैं, है ना। ये एक पूरा का पूरा जमीन है, इसमें क्रैक्स हो गए। अब इसमें क्रैक्स हो गए तो क्या है,
ये क्रैक्स जैसे यहां पे ये अलग हो गया, इधर ये अलग हो गया, इधर इधर अलग हो गया, ज्योग्राफी में वैगनर थ्योरी पढ़िएगा। तो अब ये क्या हुआ, ये अलग अलग प्लेटें बन गई। अब अभी ये स्थिर है, लेकिन अगर मैं इनके नीचे लावा भर दूं तो वो मूव करेगा लगातार, हमारा कोर घूम रहा है, ठीक है ना, वो मूव करेगा जिसकी वजह से करंट जनरेट होगा। तो इन्हीं कन्वेक्शन करंट की वजह से प्लेटें पास जाती हैं और दूर जाती है, पास आती है दूर जाती है, पास आती है दूर जाती है। अब जो तगड़ी प्लेटें हैं जो वो तो रहेगी, लेकिन जो कमजोर प्लेटें हैं ना वो धीमे 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 धंसती चली जाएगी। और अगर ऐसा तो माउंटेन बन जाता है, बहुत दूर जाएंगी तो फिर गड्ढा हो जाएगा, वॉल्केनो बन जाएगा, है ना। तो ऐसे समुद्र के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है मेरे दोस्त, बहुत कुछ चल रहा है। क्लास 12th की, क्लास 11th और क्लास 12th की अगर ज्योग्राफी पढ़ लें तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट, देश की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सब कुछ ज्योग्राफी। आज अमेरिका क्यों एक सुपर पावर बना बैठा, उसकी ज्योग्राफी की वजह से। भारत क्यों सुपर पावर था और अभी भी उसमें काबिलियत है सुपर पावर बनने की, ज्योग्राफी की वजह से। उसके तीनों साइड ओशन है। रशिया कभी सुपर पावर नहीं बन पाएगा, उसकी ज्योग्राफी ऐसी है, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो अब ओशियानिक स्लैब जो है वो धरती के नीचे धंसती जा रही है। अब ये देखिए, ऐसा तुरंत नहीं हो जाएगा, इसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। इराक हो सकता है पूरा धंस जाए, लेकिन ये अभी नहीं होगा, ये हजारों लाखों साल बाद होगा, ठीक है ना। तो अभी तो इफेक्ट्स जो हैं उनको ह्यूमन जो अभी लोग हैं उनको तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स की अगर बात करते हैं ना तो बहुत ही की इनसाइट देता है। अरे यार याद हो गया, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है ना, ये पूरा का इराक, फिर इधर ईरान आ जाएगा, ऊपर सीरिया आ जाएगा, ये पूरा सऊदी अरेबिया आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब इधर ऊपर टर्की आ जाएगा इधर। तो अब सबसे बड़ी बात कि आखिरकार ये क्यों सिंक हो रहा है। तो मैंने क्या बताया कि देयर आर मेनी टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है ना, बहुत सारी मेजर तकरीबन 20 के करीब प्लेट्स हैं और माइनर तो बहुत सारी हैं, ठीक है ना, छोटी छोटी प्लेट्स। तो अब क्या है कि हम सबको पता है कि पहले आपको ये तो पता ही ना कि एक ऊपर लॉरेंशियन प्लेट थी, नीचे गोंडवाना प्लेट थी। मतलब ये पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था पैंजिया नाम से, है ना। फिर धीमे धीमे कॉन्टिनेंट टूटा, गोंडवाना प्लेट इधर, उधर ऑस्ट्रेलिया कट के इंडिया से इधर चला गया, अफ्रीका इधर चला गया। आपको क्यों गुजरात में शेर मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? क्योंकि एक समय अफ्रीका पार्ट था और वो कट के उधर चला गया, अदर साइड में चला गया, और ऊपर जो लॉरेंशियन वो ऊपर चला गया। तो ये वैगनर थ्योरी ने बताया कि कई बार ऐसा हुआ है, ये एक बार नहीं, सुपर कॉन्टिनेंट बने हैं बिगड़े हैं, बने हैं बिगड़े हैं, और अभी भी धरती जो है वो बनती बिगड़ती जा रही है। अब इन्हीं की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। तो हिमालयन रीजन जो है वो अभी भी कुछ मिलीमीटर जो है ऊपर बढ़ता जा रहा है, और हमारा पेनिनसुलर इंडिया जो है वो स्टेबल है, वहां आपको भूकंप नहीं मिलेंगे। लेकिन ये बात सच है कि ये जो हिमालयन रीजन में ना, नेपाल में भूकंप आता रहता है, तो दिल्ली में भी एक बहुत तगड़ा भूकंप आ सकता है। आप समझ रहे हो? तो ये हिसाब किताब रहता है। तो अब क्या है कि जो ग्रोइंग टियर है दैट इज फॉर्म्ड कहां पे, अरेबियन और यूरेशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में। तो जहां पे आपका इराक, जिस प्लेट में आपका इराक है और जो यूरेशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट है, वहां पे एक टियर, एक क्रैक टाइप का जो है वो हमको देखने को मिला है। अब जाहिर सी बात है, ये पेन है, इसमें क्रैक हो गया तो ये पेन टूट जाएगा। तो ये टूट रहा है, जिसको नियोटिथिस ओशियानिक स्लैब कहते हैं। टिथिस सी कहते हैं ना कि पहले यहां पे टिथिस सी हुआ करता था, सबसे बड़ा समुद्र एक ही समुद्र था। तो नियोटिथिस, नया जो नियोटिथिस, इस स्लैब को, जो टियर है ना, याद रखिएगा, अलोंग द अरेबियन एंड यूरेशियन कॉन्टिनेंटल स्लैब, इसको नियोटिथिस ओशियानिक स्लैब बोला जा रहा है। अब ये स्लैब कब बनी थी? 66 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 6.5 करोड़ साल पहले। दैट इज स्प्लिटिंग फ्रॉम, ये साउथ ईस्ट टर्की से नॉर्थ वेस्ट ईरान की तरफ जा रही है। आप समझ रहे हो? तो ये हिसाब किताब हो रहा है, और धीमे धीमे ये धरती की गोद में समाती जा रही है, ये मेंटल में घुसती जा रही है। ओके, ये चीज है। इस थ्योरी भी बताता है कि किस तरीके से धरती पूरी बनती है। बहुत देयर आर मेनी थ्योरीज इन ज्योग्राफी, काफी जबरदस्त है। अब प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स है और काफी मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे। तो वही बता रहे ना कि लाखों साल तक होता रहेगा, डरने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे इन्होंने जब रिसर्च की तो भाई बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। अब हम सबको पता है कि अर्थक्वेक, भूकंप, एक लौता ऐसा डिजास्टर है जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप सुनामी को प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप बाढ़ को प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन आप वॉल्केनिक एरप्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हो, वाइल्ड फायर तक प्रेडिक्ट हो सकती है, हालांकि तुरंत लगते, लेकिन बचाने का समय है। भूकंप को प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, सब वेव्स का काम होता है। फोकस से एनर्जी स्टोर्ड निकली, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव होती हैं, ऊपर गई, और उसके बाद फिर विद इन अ सेकेंड वो तबाही मचाना शुरू करती है ना। तो ये चीज है। तो अगर आप प्रेडिक्शन भी बात करते हैं ना, तो भूकंप को खाली आप 1 मिनट पहले प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भूकंप आ रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये बताते हैं कि ओशियानिक स्लैब के अंदर क्या होता है। देखिए, आपको पता है ना कि इन्हीं वेव्स के थ्रू ही जो है
वो हमको पता चलता है क्योंकि हम गड्ढा नहीं खोद के गए हैं कि अंदर क्रस्ट है, मेंटल है, इन्हीं से कि भाई वेव ट्रैवल की फिर एकदम से सिग्नल आना बंद हो गया, यानी कि कुछ लिक्विड पार्ट है ना। तो ऐसे ही जो है वो जियोलॉजिस्ट पता लगाते हैं। तो वही बता रहे हैं कि जब दो प्लेट्स कोलाइड होती हैं, भाई देखिए, क्योंकि अभी ये हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो अगर हमको ये सामने चीज दिख रही है तो हम डेटा इकट्ठा करेंगे, तो हमको अपनी धरती के अंदर के हिस्से की और ज्यादा जानकारी मिलेगी। हो सकता है कोई नई थ्योरी भी है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में पूछा जा सकता है, इनफैक्ट आपके प्री में भी पूछा जा सकता है। तो जो डिप्रेशन है यानी कि गड्ढा ज़ैग्रोस माउंटेन्स में, वो काफी ज्यादा गहरे हैं। आपने वो मूवी देखी मंजूमल बॉयज, उसमें एक छोटा सा गड्ढा होता है लेकिन वो इतना ज्यादा डीप डिप्रेशन होता है कि वो 7-8 किलोमीटर नीचे चला जाता है ना। तो वही बता रहे हैं, तो काफी ज्यादा ये गड्ढा गहरा है, डिप्रेशन गहरा है और ये लगातार बढ़ता रहेगा। अब आज की जो माउंटेन रेंजेस हैं ज़ैग्रोस, ये इन्हीं टेक्टोनिक कोलिजन्स का रिजल्ट है। मैंने क्या बताया कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स टकराएंगी, एक सबडक्ट कर जाएगी, सबडक्शन होगा तो ये प्लेट उठेगी ना, तो आपके पहाड़ बन जाएंगे। जितने भी आपको दुनिया में पहाड़ है ना, वो इसी तरीके से टेक्टोनिक प्लेट्स का एक तो ऐसे मूवमेंट होता है, ठीक है ना, एक ऐसे मूवमेंट होता है, ऐसे मूवमेंट होता है ना। 3 तरीके के टेक्टोनिक, 3 से 4 तरीके के टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट होते हैं। तो अगर आप रॉक रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, सेडिमेंट की बात करते हैं, दैट इज सपोर्टेड बाय डीप अर्थ इमेजिंग, इन्हीं सब से ही हमारे पास डेटा आता है और हम ये बताते हैं कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तो आप ये समझेंगे कि नियोटिथिस स्लैब जो है वो सिंक कर रहा है एंड ज़ैग्रोस जो है, अब भाई जाहिर सी बात है इस पे पूरा इराक टिका हुआ है, उसको भी लेके जा रहा है। लेकिन अगर मतलब अगर ऐसे ही चलता रहा तो 60-70% इराक गायब हो जाएगा, नॉर्दर्न इराक पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब सबसे बड़ी बात, ये भूकंप को प्रेडिक्ट करने में कैसे काम आती है। भाई सिंपल सी बात है, पहली बात ये बताएगा ना कि ये मूवमेंट बता रहा है ना, हमारी प्लेट्स कैसे ऑपरेट कर रही हैं, किस सर्कमस्टेंसेस में ऑपरेट कर रही हैं, कौन कितना प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये सारी चीजें क्या क्या इफेक्ट, वेदरिंग क्या इफेक्ट कर रही है। तो एक तरीके से जो मैकेनिज्म है हमारा प्लैनेट जिस तरीके से ऑपरेट करता है ये वो बताएगी। फिर उसके बाद बताएगी कि हमारा प्लैनेट कितना ज्यादा डायनेमिक है, ये लगातार चेंज हो रहा है, हर सेकंड चेंज हो रहा है हमारा प्लैनेट, है ना। मैक्सिको के पास डूम्सडे फिश मिल गई है, सब कह रहे कि ये तो बहुत ही खराब, ये हमारे इस समय सारे अशुभ चीजें हो रही है, ये बहुत ही अशुभ है जो डूम्सडे फिश मिली है। तो हमारा इंटीरियर और एक्सटीरियर, भाई जाहिर सी बात है सब कुछ अंदर से ही तो हो रहा है ना, अंदर ही लावा फट के बाहर आ रहा है जिसकी वजह से वो नीचे जा रहा है आपका जो। उसके बाद और एग्जैक्ट जियोलॉजिकल मॉडल्स जो है वो बनाए जा सकते हैं जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो रेनास कोशनिकोव बताते हैं कि जो अर्थक्वेक है वो क्यों होता है। वही मैंने बताया ना कि फॉल्ट्स के अलोंग आपका रॉक का डिस्प्लेसमेंट होता है जो किसी भी डेप्थ पे आ सकता है। भाई क्या होता है कि जब बहुत तेज पास आती है, दूर जाती है और बहुत तेज तेज होता है ये, ठीक है ना, तो भूकंप आता है। कई बार ये रॉक स्टक हो जाती है, एनर्जी स्टोर्ड होती है और जैसे ही ये जाएंगी बहुत तेज जो है वो वेव्स निकलेंगे, एनर्जी निकलेगी, जिसकी वजह से भूकंप आता है। तो जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और रॉक की ज्योमेट्री है वो अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करने में काम आएगा, कहां पे ज्यादा आ सकता है।